स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको आप एक यूनिवर्सल टॉपिक बोल सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो टॉपिक कौन सा है? ब्लड। क्या है वो टॉपिक? हमारा ब्लड है, जिसको हम हिंदी में रक्त भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या होगा कि ब्लड क्या है, ब्लड किस किस चीजों से मिलके बना हुआ है, जिस चीज से मिलके बना हुआ है उसका फंक्शन क्या है, और दूसरा हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि ये ब्लड है क्या। तो ब्लड के लिए हम बात यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जब हम बोल दिए कि कनेक्टिव टिश्यू मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन की बात हो रही है। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो हम सपोज करो कि कोई विटामिन का सोर्स खाए, कोई विटामिन का सोर्स खाए, कहाँ गया? हमारे स्टमक में। अब हमारे स्टमक में गया तो वहीं पे क्या होगा? एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो जैसे एग्जांपल ले लो विटामिन ए का। विटामिन ए हमारे आई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो सोर्स लिया है, जो खाना खाया, वो तो हमारे स्टमक में गया है। अब हमारे स्टमक से उसको पहुंचना है कहां पे? आई के पास पहुंचना है। किसको? विटामिन ए को। वो कौन करेगा? उसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड करेगा। तो एक तरह से एक एग्जाम्पल आपके समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसके वजह से होता है? ब्लड के वजह से होता है, चाहे वो O2 हो चाहे फिर वो CO2 है। हाँ, किसके, अब ब्लड में किसके वजह से होता है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी नाम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों दिया गया है? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये? एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? स्पेशलाइज्ड है। कैसा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, फिर बात आती है यार कि ब्लड किस किस चीज से मिलके बना है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या कि दो पार्ट से मिलके आपका ब्लड बना हुआ है। पहला है आपका प्लाज्मा और दूसरा क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दूसरा क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर ब्लड सेल्स और क्या? कार्पसेल्स। अगर आप हिंदी में पूछो कि ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे? रक्त कोशिकाएं। ठीक, और कार्पसेल्स को क्या बोलोगे आप? सॉरी, हेलो। और हम कार्पसेल्स को क्या बोलते हैं? कणिकाएं। क्या बोलते हैं? कणिकाएं। अगर बस कार्पसल होता तो कणिका बोलते, लेकिन कार्पसल से तो उसको क्या बोलते हैं? कणिकाएं बोलते हैं। ठीक, अब ये जो बात करते हैं कि मान लो ब्लड हमारा 100% है, तो इस 100% में प्लाज्मा कितना है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हैं? तो ये जो प्लाज्मा हमारा कितना है? 55%। एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन गया। और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये कितने हैं? 45%। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? प्लाज्मा की। देखो हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा थंबनेल ही क्या है? बायोलॉजी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक, इस प्लाज्मा में भी 9% क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है। क्या? 9% क्या होता है? सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स। और इसमें जो 91% पार्ट होता है ना, वो क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? 91% पार्ट क्या होता है आपका? वाटर होता है। इससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में वाटर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि ये सॉलिड पार्ट है और ये जो लिक्विड पार्ट है। तो अब देखते हैं कि सॉलिड पार्ट में क्या क्या है। ये जो प्लाज्मा का सॉलिड पार्ट है, इस सॉलिड पार्ट में क्या क्या है? तो इस सॉलिड पार्ट में क्या है यार? कुछ ऑर्गेनिक पार्ट है। क्या? ऑर्गेनिक है। और कुछ क्या है? इनऑर्गेनिक है। कुछ ऑर्गेनिक है और कुछ इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में क्या क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स है। और क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ साथ ग्लूकोज है, यूरिया है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इनऑर्गेनिक में क्या है? कटायंस और एनायंस है। क्या है? कटायंस और क्या है? अनायंस है। जैसे सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें किसमें आएंगे? आपके इनऑर्गेनिक में आएंगे। तो अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इसके बाद कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है
कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लाज्मा प्रोटीन। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि फाइब्रिनोजेन, ग्लोबिन, अल्बुमिन जो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनका सीधे सीधे परसेंटेज और फंक्शन पूछ देता है। तो इसको आप नोट करेंगे। फिर हम बात करते हैं क्या कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात करने के बाद हम शुरू करेंगे किसके बारे में पढ़ाई करना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में नोट करेंगे। अब हम बात करने वाले किसके बारे में, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में देखो मेनली 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने के बारे में, 3 के बारे में। ठीक, पहला कौन सा है हमारा, फाइब्रिनोजेन। क्या है, फाइब्रिनोजेन। दूसरा है हमारा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और तीसरा है हमारा एल्ब्यूमिन। क्या है, एल्ब्यूमिन है। बात करें कि कितना परसेंट कौन सा होता है, तो मैं आपको बताऊं 0 to 0.4%। क्या, 0 to 0.2 to 0.4% पर ग्राम कौन सा होता है, सॉरी उल्टा नहीं लिखते इसको, 4 ग्राम परसेंट कौन प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजेन। ग्लोबुलिन की बात करें तो 2 to 3 ग्राम परसेंट प्रेजेंट होता है। और एल्बुमिन की बात करें तो 3 to 5 ओहो हर गलती बार बार 3 to 5 ग्राम परसेंट होती है। ठीक है, अब फिर बात आती है क्या कि फाइब्रिनोजेन का काम क्या है, ग्लोबुलिन का काम क्या है और एल्बुमिन का काम क्या है। तो फाइब्रिनोजेन क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर है, जो कि सीक्रेट किससे होता है, लीवर से। सीक्रेटेड बाई या फिर प्रोड्यूस्ड बाई बोल सकते हो, सीक्रेटेड या फिर प्रोड्यूस्ड बाई किससे, लीवर से। बात आती है ग्लोबुलिन की, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में। किसमें, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। और बात आती है एल्बुमिन की, तो एल्बुमिन का काम क्या है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या करता है ये, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन क्यों करता है, ताकि ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। अभी मैं समझाता हूं इसको, ताकि ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। क्या रहे, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। सबसे पहली बात आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते किसको। और जब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते किसको है, तो उससे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं। जब वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए, जैसे क्या मैं बोल रहा हूं कि मान लो एक ये टब है और ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर वाटर कम है, तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है, जिधर वाटर ज्यादा होगा उधर से, जिधर वाटर कम है उधर। तो मूवमेंट कहां होगा, ऐसे। किसके थ्रू, ये बीच में जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इस मूवमेंट के दौरान जो जिस मेथड से फ्लो हो रहा है वहां पे एक प्रेशर जनरेट होता है इस ऑस्मोसिस की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा ब्लड भी जो है वो कैपिलरीज के थ्रू जाएगा ना, पाइप के थ्रू जा रहा है ना, वेन्स एक तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, तो उनके थ्रू जाएगा। तो उससे जो जब वो फ्लो कर रहा होगा तो प्रेशर भी जनरेट करेगा। वो प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और उस प्रेशर को मेंटेन कौन करेगा, आपका एल्ब्यूमिन मेंटेन करेगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, बस यही सारी चीजें। जैसे हिंदी की बात करोगे आप इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो इसको क्या बोलते हैं हम, परासरट दाब क्या बोलते हैं इसको हम, परासरट दाब बोलते हैं। ठीक, फिर हम फाइब्रिनोजेन की बात कर चुके हैं, तो इसको हिंदी में लिख लेते हैं क्या, परासरट दाब। ठीक, और फिर हम फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, इतना ही आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इनका फंक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चन फंक्शन से ही पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब बात आती है एक और चीज की, अच्छा कोई आपसे बोल दे कि जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को बाहर निकाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे। आपसे कोई बोले कि सपोज करो कि ये जो हमारा प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को बाहर निकाल दें, तो तुम फिर उस प्लाज्मा को क्या बोलोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं।
सीरम किसको बोलते हैं? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। क्या? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में से जैसे ही हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देंगे उसी को हम क्या बोल रहे होंगे? सीरम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं फिर डबल स्टार कर रहा हूं, और ये भी डबल स्टार क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में यहीं से पूछे जाते हैं। और क्या याद रखना है आपको? ये परसेंटेज याद रख सकते हो, तो परसेंटेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे इसको। अब हम बात करने वाले किसके बारे में? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। ब्लड के हमारे दो कंपोनेंट कौन कौन से थे? प्लाज्मा था और फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे। तो हम बात करने वाले किसके बारे में? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मेनली हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। किसके किसके बारे में? पहला होगा इरिथ्रोसाइट। क्या होगा? इरिथ्रोसाइट। दूसरा होगा ल्यूकोसाइट, और तीसरा क्या होगा आपका? तीसरा हो जाएगा आपका थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। इस इरिथ्रोसाइट को अगर तुम दूसरा नाम देना चाहो तो क्या दोगे? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? आरबीसी। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डब्ल्यूबीसी। इसी मतलब तीनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इरिथ्रोसाइट के बारे में, फिर पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में, और फिर थ्रोम्बोसाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। तो अब हम देखते हैं किसके बारे में? आरबीसी के बारे में, जिसका दूसरा नाम हम लोगों ने क्या दिया था? इरिथ्रोसाइट। क्या बोला था हमने? कि इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, जिसको हम और क्या बोल रहे हैं? आरबीसी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहां से ये बनेगा कि ब्लड में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है उन सेल्स में से सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है? मोस्ट अबंडेंट सेल प्रेजेंट इन आवर ब्लड कौन है? इरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी। क्या बोल रहा हूं मैं? मोस्ट अबंडेंट सेल प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक, फिर बात आती है कि कितने नंबर में प्रेजेंट है। तो आरबीसी कितने नंबर में है? 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ये डेटा आपको याद रखना है। फिर बात आती है क्या कि ये आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है? तो इसका लाइफ स्पेन अबाउट 120 डेज है। क्या? अबाउट 120 डेज। ये क्या है? इसका लाइफ स्पेन है। देखो डायरेक्ट जो भी लाइन लिखा जा रहा है उससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। लाइफ स्पेन कितना है इसका? 120 डेज है। फिर बात आती है कि इसका शेप क्या है? इसका शेप क्या है? तो बाई कॉन्केव शेप का ही होता है। किसका? बाई कॉन्केव शेप। और क्या ये बड़ी बात है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। क्या? बाई कॉन्केव शेप एंड न्यूक्लियस एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके लिए एक और वर्ड यूज क्या करते हैं हम? इन्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं इसको? इन्यूक्लिएटेड। और न्यूक्लियस के एब्सेंट होने के साथ साथ इसमें ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें एब्सेंट होता है। अब बात आती है यार कि फायदा क्या है? अगर मान लो न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, शेप इसका बाइकॉन्केव है, फायदा क्या है इसका? तो शेप बाइकॉन्केव, इसका फायदा ये है कि जिसका भी शेप बाइकॉन्केव होता है ना, एज कंपेयर टू ओवल, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। और बाइकॉन्केव है, सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प मिलेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज, उतना ज्यादा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। फिर बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है मतलब ये कौन सा रेस्पिरेशन करेगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो जो भी ऑक्सीजन ये कैरी करेगा उसका ये यूज नहीं करेगा, मतलब हमारा ऑक्सीजन सेफ है, बचा का बचा रह जाएगा। तो फायदा ये हो गया हमारा।
ठीक, क्या बोला मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो एनएरोबिकली वो क्या करेगा, रेस्पायर करेगा, एनएरोबिकली रेस्पायर करेगा। ठीक, और क्या बोला मैंने, बाइकॉन्केव है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। और एक फायदा यार, न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, मतलब आरबीसी के अंदर जगह क्या है, खाली है। और वो जगह खाली है तो फायदा किसको होगा, हीमोग्लोबिन को, मतलब कि आरबीसी ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अपने अंदर रख सकता है। ठीक, फिर बात आती है अब क्या कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हेमोग्लोबिन होता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हेमोग्लोबिन होता है, तो 12 से लेके 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। 12 से लेके 16 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक, इन 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर उसके ईच 100 ml में 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। किसमें, हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम, हेल्दी इंडिविजुअल में। ठीक है, हेमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। हेमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट क्या है, आयरन प्रेजेंट है। तो ये सारी कुछ खास बातें हैं किससे रिलेटेड, आरबीसी से रिलेटेड। यहाँ पे एक और बात हम कर सकते हैं क्या कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं। ये जो हमारा है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी जिस प्रोसेस से बनता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। नाम से ही आपको याद हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। नाम में ही क्या था, एरिथ्रो और पोइसिस, मतलब एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक, ये याद रखना है कि हेमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। और क्या बातें आपको मैंने बता दी कि इसका एनारोबिकली रेस्पिरेशन है। एक और खास बात यह है यार कि ये जो हमारा आरबीसी है ना, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, इसके अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या, कहां लिखूं मैं, कहां लिखूं, यही लिखता हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी प्रेजेंट होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। और उसका काम क्या होता है कि वो CO2 के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके ट्रांसपोर्ट में, मैं यहां लिख रहा हूं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन CO2 ट्रांसपोर्ट। तो यार ये जितने भी बातें लिखी हुई है बोर्ड पे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ आरबीसी के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, किससे रिलेटेड, फंक्शन ऑफ आरबीसी। पहला फंक्शन क्या है यार, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और हम यहां पे बस उसी फंक्शन का बात करेंगे जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या रोल है इसका, क्या करता है कि हीमोग्लोबिन बाइंड करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बनाता है क्या, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन बाइंड करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और जब कभी भी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड ना करके CO2 बाइंड कर जाए, या फिर CO2 बाइंड कर जाए, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाए, तो क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ब्रीदिंग में, सर्कुलेशन में, हर एक जगह प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और इसके वजह से होगा डिजीज। तो इसलिए हमें हीमोग्लोबिन के साथ किसको बाइंड कराना है, O2 को। CO2 भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, लेकिन कब, अलग कंडीशन है। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ, क्या बनाया, HbO2, और इस HbO2 में से ये HbO2 क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन किसको दे देगा, टिश्यू को दे देगा। किसको दे दिया, टिश्यू को। फिर क्या है कि टिश्यू क्या करेगा कि अपना CO2 दे देगा किसको, टिश्यू क्या करेगा, CO2 देगा किसको, हीमोग्लोबिन को। और फिर हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलके क्या बना देगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, HbCO2। ठीक, ये बना देगा किसके साथ, Hb के साथ मिलके कौन, CO2 बना देगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और यही कैरी क्या करता है आपका CO2, कहां से कहां, देखो यार O2 कहां से, लंग्स से जा रहा है किसके पास, टिश्यू के पास। तो जो
टिश्यू से CO2 निकल रहा है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर चुका है। अब वो कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, इसलिए फिल्टर होने के लिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा CO2 जा रहा है हीमोग्लोबिन के थ्रू, कहाँ पे, लंग्स में जाता है। ठीक, लंग्स में जाके एयर का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन आपका आरबीसी का क्या हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी चीजें हमको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, जो भी चीजें चाहिए सब किसकी वजह से जाएगा, हमारे ब्लड की वजह से ही ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, अब बात आती है यार कि मान लो कि आरबीसी का जब हम बात करें तो सारा का सारा खेल किसका हो रहा है, हीमोग्लोबिन का चल रहा है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन ही CO2 के साथ बाइंड करेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो गया, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो गया तो क्या होगा, क्या कोई बीमारी होगा, अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात ये आ रही है क्या कि अगर कंसंट्रेशन कम हो गया किसका, हमारे हीमोग्लोबिन का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनीमिया। लो हीमोग्लोबिन हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, लो हीमोग्लोबिन हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। तो तुमने यार ये नाम सुना हुआ है अनीमिया, ये होता क्या है कि लो हीमोग्लोबिन। अब ये एनीमिया ऐसा नहीं कि बस एक ही है, ये बहुत तरह का एनीमिया हो सकता है। जैसे 2 तरह का एनीमिया में आपके एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताता हूं। एक है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। क्या, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। और एक है पर्नीशियस अनीमिया, एक है पर्नीशियस अनीमिया। नाम से पता चल रहा है कि आयरन का डेफिशिएंसी हो गया, आयरन की कमी हो गई है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। और हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन। तो अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है। ये जो पर्नीशियस अनीमिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये किसके वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो जब भी पर्नीशियस अनीमिया की बात आए तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे विटामिन B12 का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, उसके वजह से जो अनीमिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्नीशियस। और जो आयरन के कमी की वजह से, आयरन के डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी किसकी, हमारी आरबीसी से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं WBC के बारे में, जिसको हमने ल्यूकोसाइट्स भी बोला था। इसको नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं किसका, WBC, या फिर उसी को हमने क्या बोला था, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला था, ल्यूकोसाइट्स या फिर WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आता है क्या कि ये क्या है, तो WBC सबसे पहली बात क्या है, कलरलेस है। कैसा है, कलरलेस है। कलरलेस है मतलब यहाँ हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। क्या है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे HB जिसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, HB यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। एक बात मैं बताना भूल गया वहां पे कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, वो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और जो हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, आरबीसी प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में। कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कहाँ पे, रेड बोन मैरो में होता है आरबीसी का प्रोडक्शन। ठीक, फिर क्या बोला मैंने कि कलरलेस है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। बात करें इसका नंबर का कितना प्रेजेंट होता है, तो 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। कंपेयर करो यार, आरबीसी मिलियंस में प्रेजेंट थे, 5 to 5.5 मिलियन, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं हम कि ये 6 to 8000, मतलब एज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं यार, लीस्ट अबंडेंट। मतलब 2 ही तो है, अगर 3 है, थ्रोम्बोसाइट भी है, तो ये सबसे कम प्रेजेंट होता है। कौन सा, हमारा WBC। फिर बात आती है इसके बारे में और कि किस शेप का होता है ये, तो ये जनरली एमीबॉइड शेप का होता है। कैसे शेप का,
एमीबॉइड शेप का होता है। और इस एमीबॉइड शेप का होता है, इससे इसको फायदा मिलता है कि ये कैपिलरीज की तरफ से आसानी से पार कर जाता है स्क्वीज करके। और इसके मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायापिडेसिस। मूवमेंट ऑफ WBC इन द कैपिलरी इज कॉल्ड डायापिडेसिस। क्या बोलते हैं, डायापिडेसिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायापिडेसिस बोलते हैं किसको, मूवमेंट ऑफ WBC इन द कैपिलरी वॉल। अब ये जो हमारा WBC है ना, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, क्या होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल जिसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एग्रेनुलोसाइट्स। ये जो एग्रेनुलोसाइट्स है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। क्या, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। ठीक। और ये जो हमारा ग्रेनुलोसाइट है ना, ये होता है चार तरह का। एक होता है इसमें इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल वगैरह करके इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ए ग्रेनुलोसाइट, और उसमें सबसे पहले लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की, फिर हम बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट की, और आज का वीडियो हमारा हो जाएगा खत्म। नोट कर लेंगे इसको जल्दी से। तो हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले ए ग्रेनुलोसाइट्स की। हमने क्या बोला था, ए ग्रेनुलोसाइट्स, और उसको हमने दो पार्ट में क्या बोला कि एक होता है हमारा लिम्फोसाइट और एक होता है हमारा मोनोसाइट। ठीक। ये जो लिम्फोसाइट होता है ना, ये 20 to 25% ऑफ WBC होता है। 20 to 25% ऑफ WBC कौन सा होता है, लिम्फोसाइट, और बाकी सारे क्या होते हैं आपके, मोनोसाइट होते हैं। ये जो लिम्फोसाइट होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। एक क्या होता है, बी लिम्फोसाइट, और एक क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। ठीक है। और इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, देखो क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है, इनका काम क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। डी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के लिए। फिर बात आती है यार ये कि इनका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, इनका मेचुरेशन कहाँ पे होता है। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों के दोनों का काम क्या, हमने बता दिया कि इम्यून रिस्पॉन्सेज में काम करते हैं। और इनका भी फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, आपके रेड बोन मैरो में भी होगा। फिर बात आती है क्या, मोनोसाइट की। मोनोसाइट क्या है, मोनोसाइट की तुम बात करो ना, तो इसका जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो कैसा होता है, एमीबॉइड शेप होता है, या फिर उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी शेप, या फिर हॉर्स शू शेप। क्या, एमीबॉइड शेप या फिर हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस होता है किसका, मोनोसाइट का। और जो हमने वर्ड यूज किया था डायापिडेसिस, मूवमेंट ऑफ WBC कैपिलरी के वॉल्स के थ्रू, तो सबसे ज्यादा एबिलिटी डायापिडेसिस का किसके पास होता है, मोनोसाइट के पास। क्या, मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ डायापिडेसिस। डायापिडेसिस के लिए मैक्सिमम एबिलिटी किसके पास प्रेजेंट है, आपके मोनोसाइट के पास प्रेजेंट है। तो ये बात ही हुई किसके लिए यार, हमारे मोनोसाइट के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मोनोसाइट का फंक्शन क्या है, तो मोनोसाइट तुम्हारा टिश्यू के अंदर इंटर करके और वहां पे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैक्रोफेज में। और मैक्रोफेज में कन्वर्ट होने के बाद वो नेचर कौन सा शो करता है, फेगोसाइटोटिक नेचर शो करता है। कौन, आपका मोनोसाइट। किसमें कन्वर्ट होके, मैक्रोफेज में कन्वर्ट होके, और वो बैक्टीरियाज को क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। क्या करता है, बैक्टीरियाज को इनगल्फ कर लेता है। मोनोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैक्रोफेज में, और ये क्या करता है, इनगल्फ बैक्टीरियाज एंड
अदर सेलुलर डेब्रिस। ठीक, तो ये काम किसका हो गया? मोनोसाइट का। और लिम्फोसाइट का काम क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। देखो डिटेल इसका जान सकते हो, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का दोनों का अलग अलग काम है। हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज का जब टॉपिक पढ़ होंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपके एग्जाम के लिए जितना था मैंने इसमें बता दिया, नोट करेंगे। ये जो हमारा बी लिम्फोसाइट है ना, ये कहां पे मैच्योर होता है? बी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है बोन मैरो में। कहां पे? मैच्योर इन बोन मैरो। लेकिन जो हमारा टी लिम्फोसाइट है ना, ये मैच्योर कहां पे होता है? थाइमस में। मैच्योर इन थाइमस। मतलब पहले ये प्राइमरी होते हैं, लेकिन जब ये सेकेंडरी चीज में कन्वर्ट कहां पे होते हैं? प्राइमरी होते हैं, लेकिन सेकेंडरी में कहां कन्वर्ट होते हैं? तो टी लिम्फोसाइट कहां कन्वर्ट होता है? थाइमस में। याद करने का तरीका, टी लिम्फोसाइट, टी से जो क्या है? थाइमस भी है। और ये क्या है? बी लिम्फोसाइट कहां कन्वर्ट होता है? बोन मैरो में। ठीक है, बात करते हैं किसकी? ग्रेनुलोसाइट्स की। तो ग्रेनुलोसाइट्स कितने तरह के हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसमें जो बातें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है क्या, कि कितना न्यूक्लियस होता है। देखो ये जो बाइलोब ट्राइलोब कहने का मेरा मतलब क्या है, ये सब मान लो ये है, और न्यूक्लियस अगर सिंगल है ऐसे तो ये क्या है? सिंगल लोब्ड है। लेकिन अगर 2 है तो क्या है? बाइलोब्ड है। बहुत सारे हैं ऐसे तो क्या है? ये मल्टी लोब्ड है। तो हमारे एसिनोफिल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। बेसोफिल में ट्राइलोब्ड होता है, मतलब 3 होते हैं। और न्यूट्रोफिल में तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, फंक्शन क्या है एसिनोफिल का? एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी। एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है? कि ये एलर्जीज को रोकता है। अगर आपके बॉडी में एलर्जी हो रहा है तो आप जो दवा खाते हैं उसमें वो क्या करता है कि हिस्टामिन्स को रोकता है, हिस्टामिन्स को बाइंड करने से रोकता है। अब ये हिस्टामिन क्या करता है? एक वेसोडाइलेटर है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है ताकि फ्लो ब्लड का और होने लगे। इसलिए ये एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब एलर्जी को स्टॉप करता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग WBC हेल्प इन प्रिवेंटिंग एलर्जीज। तो एलर्जी को रोकने के लिए कौन सा काम आता है? इसिनोफिल। बेसोफिल का काम क्या है यार? बेसोफिल में देखो सेरोटोनिन सीक्रेट हो रहा है, हेपारिन और हिस्टामिन, ये दोनों काम करता है। यहाँ पे वेसोडाइलेटर भी है और वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है, मतलब कि एक बढ़ाने वाला भी है और एक घटाने वाला भी है। तो ये रहा हिस्टामिन। हिस्टामिन मतलब क्या है? वेसोडाइलेटर। ये क्या करता है कि एलर्जी को बढ़ाता है। तुम्हें छींक आती है, कोई भी एलर्जी हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये हिस्टामिन ही जिम्मेदार है। ठीक है, फिर बात आती है न्यूट्रोफिल की। तो न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है? फेगोसाइटिक की नेचर है। जो भी चीजें हमारे काम की नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल है, उनको ये मार लेगा, मार के खा जाएगा। फेगोसाइटिक नेचर है, इंगल्फ कर जाएगा और डाइजेस्ट कर जाएगा डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को। इसमें आपको याद यही रखना है कि न्यूक्लियस कितने कितने होते हैं और फंक्शन इनका क्या है। तो फंक्शन सिंपल सा आपको याद रखना है, इसिनोफिल का एंटी हिस्टामिनिक और बेसोफिल में ये तीनों होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और इसका फंक्शन क्या है नोट करेंगे। तो यार अब बात करते हैं कुछ आगे की, कि जैसे हमने आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस बोला था, वैसे ही डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस। ये जो बोर्ड पे लिखा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर राइज इन डब्ल्यूबीसी काउंट। अगर डब्ल्यूबीसी के काउंट में ज्यादा इंक्रीज हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए, अगर डब्ल्यूबीसी में कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ल्यूकेमिया। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट की बात कर ली। एक और हमारा बचा था कौन सा? थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो इसकी खास बात क्या है यार? गाइस लाइट चली गई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो हम लोग कहां पे थे? थ्रोम्बोसाइट पे। थ्रोम्बोसाइट को और हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। और जो भी हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, पहला हमने पढ़ा आरबीसी के बारे में, दूसरा पढ़ा किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में, और बचा कौन सा था हमारा? थ्रोम्बोसाइट। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होता है आपका? थ्रोम्बोसाइट, स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, बात करें इसके नंबर की तो ये 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड में होता है। मतलब सबसे ज्यादा आरबीसी, फिर थ्रोम्बोसाइट और फिर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, शेप की बात करें इसका तो राउंडेड और ओवल डिस्क शेप का होता है। ठीक,
प्रोड्यूस किससे होता है? एक स्पेशल सेल से जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट। और कहां पे फॉर्म होता है ये? रेड बोन मैरो में। तीनों के तीनों कहां बन रहे हैं? रेड बोन मैरो में। लेकिन डब्ल्यूबीसी में एक अंतर था क्या? मैच्योरेशन का। बी लिम्फोसाइट मेच्योर हो रहा था रेड बोन मैरो में, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट था वो मेच्योर कहां पे हो रहा था? थाइमस में जाकर के। ठीक, फिर बात आती है क्या कि इसका लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है? तो इसका लाइफ स्पेन 1 वीक के अराउंड होता है। ठीक है, 1 वीक के अराउंड होता है। फंक्शन की बात करें थ्रोम्बोसाइट का, तो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है पता चलेगा आपको अगले वीडियो में, क्योंकि अगला वीडियो ही हमारा किसके बारे में है? ब्लड क्लॉटिंग के बारे में है। ठीक, ये प्रोड्यूस होता है स्पेशल सेल से, इसको हम क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट। और इसके नंबर में अगर रिडक्शन आ जाए, इसका नंबर कम हो जाए, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए, जैसे बीमारी होती है टाइफाइड वगैरह, तो हम क्या बोलते हैं कि प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया है। मलेरिया वगैरह जब भी होता है तो हम क्या बोलते हैं कि प्लेटलेट्स का, डेंगू मलेरिया जो भी चीज होता है वहां हम क्या बात कर रहे होते हैं? प्लेटलेट्स कम हो गया ब्लड में। तो इसका जब ब्लड में अमाउंट कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और इस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से हमारे ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस होता है। और इसी ब्लड के लॉस से रिलेटेड एक डिजीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परप्यूरा डिजीज। क्या बोलते हैं? परप्यूरा डिजीज। किसके वजह से होता है? ब्लीडिंग की वजह से। ये ब्लीडिंग किसके वजह से हो रहा है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अल्टीमेटली क्या होता है ना कि हमारा थ्रोम्बोसाइट डिस्ट्रॉयड होता है कहां पे जाके? स्प्लीन एंड लिवर में। कोई आपसे पूछे कि थ्रोम्बोसाइट डिस्ट्रॉय कहां पे होता है तो आप क्या बोलोगे? स्प्लीन एंड लिवर में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इसके बाद इसमें हमने ब्लड के बारे में कुछ बेसिक बातें की। अगले वीडियो में मिलते हैं किसके साथ? ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप्स के साथ। तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBioOm पे डाउट पूछे। स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।